हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. The Indo-Greeks, Kushanas and the Satavahanas issued a large number of gold, silver and copper coins. Ports such as Broch, Kalyan and Sopara were the main centers of trade with other countries. इस टाइम पीरियड में ट्रेड जो है वो काफ़ी फ्लरिश हुआ था. जो इंडो ग्रीक्स थे, जो कुशानास थे और जो सातवाहनास थे, उन्होंने कई सारे कॉइन्स इश्यूज़ किए थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के. और जो ब्रोच, कल्याण और सोपारा जो हैं वो मेन पोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ से ट्रेड कंडक्ट किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ के साथ. दैट इज़ इन पोर्ट से हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे. The development of new crafts also promoted trade. Takshila, Ujjaini and Mathura became prosperous due to trade. और इसी टाइम पीरियड में क्राफ्ट जो है वो भी काफ़ी प्रमोट किया गया था. और वो क्राफ्ट के प्रमोशन के कारण, क्राफ्ट के डेवलपमेंट के कारण जो ट्रेड जो है उसको भी एक बूस्ट मिला था. और जो सिटीज़ थी तक्षशिला, उज्जैनी और मथुरा, वो काफ़ी प्रॉस्पर हुई थी इस टाइम पीरियड में. और उनके प्रॉस्पर होने का रीज़न यही था कि इस टाइम पर ट्रेड काफ़ी फ्लरिश हुआ था. द सिल्क रूट. ट्रेड ब्रॉट इंडिया इनटू contact with distant lands. The Silk Route was popular among the traders. It was called so because silk was the main item traded. The Chinese were the first to make silk. Chinese traders carried silk to other parts of the world along this route. Do you know how we obtain silk nowadays? अब ट्रेड जो है उसने इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट भी किया. जो सिल्क रूट था वो बहुत पॉपुलर था ट्रेडर्स के लिए. और सिल्क रूट को सिल्क रूट इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस रूट पे जो मेन आइटम ट्रेड होता था वो होता था सिल्क. जो चाइनीज़ से उन्होंने सबसे पहले सिल्क बनाना सीखा था. और जो चाइनीज़ ट्रेडर थे वो दूसरे पार्ट्स में सिल्क अपना भेजते थे, वो इसी रूट के थ्रू भेजते थे. द सिल्क रूट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट. There were several branches of this route. The main branch started from China, ran across Central Asia and ended at the West Asian provinces of the Roman Empire. It was through this route that India exported pearls, textiles, ivory, silk and precious stones. In return, India obtained glass, copper, tin and gold. तो जो सिल्क रूट था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था. इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी. ये स्टार्ट होता था चाइना से, मतलब जो इसकी मेन ब्रांच थी वो चाइना से स्टार्ट होती थी. सेंट्रल एशिया से होते हुए वो वेस्ट एशियन प्रोविंस तक जाती थी रोमन एम्पायर के. और इसी रूट के थ्रू इंडिया जो है वो पर्ल्स, टेक्सटाइल्स, आइवरी, सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट करता था. और ग्लास, कॉपर, टिन और गोल्ड इंपोर्ट करता था. Many rulers tried to control the Silk Route. They protected the traders from attacks by robbers and in return the traders gave them a part of their profits. This was profitable for both. और बहुत सारे रूलर्स जो थे वो सिल्क रूट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे क्योंकि जो सिल्क रूट था वहाँ से सारे प्रीशियस चीज़ें ही ट्रेड की जाती थी, जैसे सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, कॉपर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वही ट्रेड होती थी. मतलब उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था. तो इस वाले रूट पर रॉबर्स जो है वो भी काफ़ी अटैक करते थे क्योंकि यहाँ से उनको बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें मिलने की गुंजाइश होती थी. तो जो रूलर्स होते थे उस टाइम पर वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते थे इस रूट पर कि रॉबर्स जो हैं वो उन पे अटैक नहीं कर सकते. और बदले में जो ट्रेडर्स होते थे वो उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देते थे. तो इस तरह से दोनों को प्रॉफिट होता था. ट्रेडर्स जो हैं वो लुटने से बच जाते थे और जो रूलर्स होते थे उनको एक इनकम मिलती थी. Religion. Buddhism and Hinduism were the most widely followed religions. Buddhism was divided into two sects, Hinayana and Mahayana. Hinayana was the earlier and the simpler form of Buddhism,
Mahayana was the new form with many rituals and ceremonies. अब इस टाइम पर जो रिलीजन थे वो दो ही इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स थे, एक बुद्धिज्म और दूसरा हिंदुइज्म. ये सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते थे. और बुद्धिज्म जो था वो उसमें भी दो सेक्ट्स होते थे, हिनायना और महायाना. जो हिनायना था वो ईजियर था, सिंपलर था, जो स्टार्टिंग में फॉलो किया जाता था. मतलब जो अर्लियर बुद्धिज्म था वो हिनायना था, जिसमें कोई रिचुअल सेरेमनीज वगैरह जो हैं वो फॉलो नहीं की जाती थी. और जो महायाना था वो उसी का न्यू फॉर्म था जिसमें रिचुअल्स और सेरेमनीज फॉलो की जाती थी. Menander, the Indo-Greek ruler, and Kanishka were Buddhist. They gifted land to Buddhist monks. Wealthy merchants, many of them Buddhist, also gave liberal donations to Buddhist monasteries. Nagarjunkonda and Amravati were famous centers of the Buddhist cultures. तो जो मनेंदर थे, जो इंडो ग्रीक रूलर मनेंदर थे, और जो कुषाण किंग कनिष्क थे, वो दोनों ही जो थे वो बुद्धिस्ट थे. तो उन्होंने काफ़ी लैंड गिफ्ट की थी बुद्धिस्ट मोंक्स को, ताकि वो वहाँ पर अपनी मोनेस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश कर पाएँ. और जो वेल्दी मर्चेंट्स हुआ करते थे, मतलब जो ट्रेडर्स जो काफ़ी रिच हुआ करते थे, वो भी काफ़ी डोनेशंस दिया करते थे बुद्धिस्ट मोंक्स को और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को. और नागार्जुनकोंडा और अमरावती जो हैं वो सबसे बड़े फेमस सेंटर्स हैं बुद्धिस्ट कल्चर के. मोस्ट ऑफ द सतावना रूलर्स वर हिंदूज. दे वर्शिप्ड विष्णु, शिव एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा. Hinduism by this time had undergone many changes. Rituals, ceremonies, and sacrifices became less important. The emphasis now was on loving devotion to God or bhakti. A pure heart was all that was needed to worship God. The teachings of the Bhagavad Gita also became popular in this period. और जो सतावना रूलर्स थे, मोस्ट ऑफ द सतावना रूलर्स जो थे वो हिंदूज थे. वो विष्णु जी की, शिव जी की और देवियों की पूजा करते थे. उसमें सबसे ज़्यादा वो दुर्गा जी को पूजते थे. और हिंदुइज्म जो था इस टाइम पर, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे. जैसे पहले हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल सेरेमनीज फॉलो किए जाते थे, सेक्रीफाइस दिए जाते थे, दैट इज़ बलि दी जाती थी. ये सब जो है वो अब कम इम्पोर्टेंट हो गया था. अब सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो था वो लविंग डिवोशन पे था, भक्ति पे था. मतलब अगर आपका हार्ट प्योर है, मतलब आपका मन अगर साफ है, सच्चा है, तो वही चाहिए सिर्फ पूजा के लिए. सिर्फ सच्चे मन से आप भगवान को पूजा करो, वही सच्ची पूजा है. आपको बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं फॉलो करना है, बहुत सेरेमनीज नहीं फॉलो करनी है, कोई किसी की बलि नहीं देनी है. और जो भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, जो बातें भगवत गीता में सिखाई गई हैं, वो भी इस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुई थी लोगों के बीच. स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. India's contact with other lands increased greatly during this period owing to the spread of Buddhism. Afghanistan became an important center of Buddhism. The colossal statues of the Buddha at Bamiyan point to the importance of Buddhism in this region. The region of Bactria and Gandhar also came under Buddhist influence. अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो ट्रेड है वो इस्टेब्लिश हुआ था दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, तो मतलब इंडिया का कांटेक्ट जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बढ़ रहा था. और जब कांटेक्ट बढ़ रहा था तो उसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है वो भी स्प्रेड हो रहा था दूसरी कंट्रीज़ में. तो अफ़गानिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था बुद्धिज़्म का. अफ़गानिस्तान में एक सिटी है बामियान. बामियान में बुद्ध के बहुत बड़े बड़े स्टेच्यूज़ हैं. कोलोसल मीन्स बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मैग्निफिशेंट स्टेच्यूज़ हैं जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि उस टाइम पर बुद्धिज़्म जो है उस रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजन था. और जो गंधार रीजन है वहाँ पर भी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा जाता है. और सेंट्रल एशिया का एक रीजन है बैक्ट्रिया, वहाँ पर भी बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा जा सकता है. The first step in the spread of Buddhism to Central Asia was due to the missionary activities of Emperor Ashoka. He sent missionaries to many places in Central Asia to popularize Buddhism.
During the reign of King Kanishk, also many Indian missionaries went to Central Asia. They introduced Mahayana Buddhism in this region. In this new form, Buddha was considered a form of God on earth, and his images were worshipped. The worship of bodhisattvas, Buddhist saints, also became popular. From Central Asia and China, Buddhism spread to Korea and Japan. और बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का जो फर्स्ट स्टेप था वो मिशनरीज को दूसरे पार्ट्स में भेजने का काम था. जो एम्परर अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज को भेजा था सेंट्रल इंडिया में. मिशनरीज का काम क्या होता है? मिशनरीज जो हैं वो अपनी फेथ के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताते हैं और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रिलीजन जो है वो बहुत अच्छा है और उनको भी ये फॉलो करना चाहिए. वो अपने रिलीजन को पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं. तो जो सम्राट अशोक थे, एम्परर अशोक, उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज को सेंट्रल इंडिया में भेजा था. उन्होंने वहाँ पर सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म को काफ़ी पॉपुलराइज किया था. और जो किंग कनिष्क थे, उनके टाइम पर भी बहुत सारे मिशनरीज जो हैं उनको सेंट्रल एशिया भेजा गया था. उन्होंने महायाना बुद्धिज्म को काफ़ी प्रमोट किया था. महायाना बुद्धिज्म में क्या होता है, काफ़ी सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज जो हैं वो फॉलो की जाती हैं. तो इस नए फॉर्म में वो जो भगवान बुद्ध हैं, मतलब जो बुद्धा हैं, उनको गॉड के फॉर्म में वर्शिप किया जाता था. उनके स्टेच्यूज़ को, उनकी इमेजेस की पूजा की जाती थी. और जो बोधिसत्वास होते हैं, जो बुद्धिस्ट सेंट्स होते हैं, बोधिसत्वा मतलब ऐसे लोग जिन्होंने निर्वाणा अचीव कर लिया, इनलाइटनमेंट मिल गया जिनको, जैसे भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला था, तो जो उसी रास्ते पे चल के निर्वाणा अचीव करते हैं उनको बोधिसत्व बोला जाता है. तो जो बोधिसत्व होते थे और जो बुद्धिस्ट सेंट्स होते थे उनको भी वर्शिप किया जाने लगा उस टाइम पर. और फिर सेंट्रल एशिया से और चाइना से बुद्धिज्म जो है वो कोरिया और जापान तक पहुंच गया. द सिल्क रूट हेल्प ग्रेटली इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना. Pilgrims and missionaries from India traveled to China and Central Asia through this route. The famous Buddhist monk Kumarjiva went to China and stayed there for some time to spread Buddhism. Buddhist pilgrims from China also came to India by the Silk Route. The accounts they have written provide valuable evidence on Buddhism. Some of the famous Chinese pilgrims who came to India were Fa Hien, Yunzheng, and Aising. They came to study Buddhism, collect Buddhist texts, and to visit Buddhist monasteries. After this, there was a regular exchange of pilgrims between India and China. तो जो सिल्क रूट था उसकी हेल्प से भी बुद्धिज्म जो है उसको फैलने में काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि ये रूट जो था ये सेंट्रल एशिया, चाइना को इंडिया से कनेक्ट करता था. तो इसी रास्ते से पिलग्रिम्स और मिशनरीज जो थे वो इंडिया से चाइना और सेंट्रल एशिया जाते थे. जो बुद्धिस्ट मोंग थे, फेमस बुद्धिस्ट मोंग थे कुमार जी, वो चाइना गए. वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया. और ऐसे ही जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे वो चाइना से इंडिया भी आते थे और वो इसी सिल्क रूट से आते थे. और वो जो हैं वो उनके जो अकाउंट्स हैं उनसे हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम बुद्धिज़्म जो है वो कैसे स्प्रेड हुआ था. तो जो फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे जो इंडिया आए थे वो थे फाइन, ह्यूनसेंग एंड आइसिंग. ये सब जो थे वो यहाँ आकर उन्होंने बुद्धिज़्म को स्टडी किया था, बुद्धिज़्म टेक्स्ट कलेक्ट किया था और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ में जाकर वो रहे थे. और उसके बाद कई लोग इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया गए और इससे बुद्धिज़्म को स्प्रेड होने में काफ़ी हेल्प मिली. बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. Emperor Ashok sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka to spread Buddhism. Deepvamsa and Mahavamsa are the famous Buddhist writings from Sri Lanka. Other countries such as Java, Sumatra, Vietnam, Thailand, and Cambodia were also influenced by Buddhism. The Great Stupa at Borobudur in Java was
dedicated to the Buddha. उसके बाद बुद्धिज़्म जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी स्प्रेड हुआ था, और जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था। उनका बेटा था महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा था ताकि वो बुद्धिज़्म को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। और श्रीलंका से जो फेमस बुद्धिस्ट राइटिंग्स हैं वो हैं दीपवमसा और महावमसा। और उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब पर भी बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा जा सकता है। बोरोबुदुर जो है जावा में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूपा है जो बुद्धा को डेडिकेटेड किया गया है। तो इससे हमको पता चलता है कि वहाँ पर बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। The strong Buddhist influence resulted in many changes in these foreign lands. Many people accepted Buddhism as their religion. They adopted Buddhist names, translated Buddhist scriptures into their native languages, and built a large number of monasteries for monks to live in. Today, Buddhism is practiced in Central and Southeast Asia. और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, और उसकी वजह से कई फॉरेन लैंड्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम चेंज कर लिए। उन्होंने पहले तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते थे उसको छोड़ के उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट करा। उन्होंने बुद्धिस्ट नाम रखे। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ बनवाई गई जहाँ पर मॉन्क्स जो हैं वो इजीली रह पाएँ और लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बता पाएँ। तो बुद्धिज़्म जो है एज अ रिलीजन सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी फॉलो किया जाता है। So this was the final part of our chapter, the post-modern period. I hope you understood today's video. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, you can find the links to other chapters in the description box below. So don't forget to check it. Bye.